हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर, स्वागत करता हूं आज की स्पेशल क्लास में। पार्ट बी से क्लास 12th अकाउंटेंसी डीके गोल्ड की बुक से हमने चैप्टर 1 स्टार्ट कर रखा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। और इस चैप्टर में अब तक हम दो लेक्चर्स जो है आपके ले चुके हैं। पहला चैप्टर हमारा थ्योरेटिकल बेस था। दूसरे चैप्टर में हमने फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट के बारे में डिस्कशन किया। तो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट में क्या क्या शामिल होता है, थोड़ा उसे डिवीजन करते हुए चलते हैं आगे। और हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी हेडिंग्स हैं जो हमारे प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से शामिल नहीं होती। और थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे मीनिंग के बारे में, डिटेल्स, डिडक्शन, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब इनकम टैक्स एकदम से बीच में जो है कहाँ से याद आ गया मुझे। मतलब हम बात करेंगे कौन कौन सी जो हेडिंग्स हैं और उनके बारे में, उनके मीनिंग के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ आपके साथ। चलिए देखिए, शेड्यूल थर्ड और प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के लिए हमने पढ़ी थी। और हमने इसमें से शेड्यूल वन, जो है शेड्यूल थर्ड पार्ट वन को डिस्कस किया था। शेड्यूल थर्ड और पार्ट वन हमारा किससे रिलेटेड था? दैट इज बैलेंस शीट से रिलेटेड था। किससे संबंधित था? वो हमारा बैलेंस शीट से रिलेटेड था। और इसमें मैंने आपको एक एक्रोनियम्स याद कराए थे। कुछ उन एक्रोनियम्स के बारे में मैं आपसे पूछूं तो मैंने कहा था उसको आप जो है ना एक पार्टिकुलरली किस में लिख लेंगे, एक शीट्स में लिख लेंगे, एक शीट में लिख लेंगे, एक मतलब फॉर्मेट में ड्रा कर लेंगे ताकि आपको लिखने में समझने में दिक्कत ना आए। तो मुझे बताइए, सबसे पहला एक्रोनियम मैंने आपको क्या बताया था? दैट इज शेयर होल्डर फंड। ठीक है, उसके बाद मैंने एक एक्रोनियम आपको बताया था, संपा, SAMPA। देन मैंने आपको क्या बताया था? नॉन करंट लाइबिलिटीज। देन देर आफ्टर मैंने आपको बताया था करंट लाइबिलिटीज, जो कि किसके बराबर मैंने आपको बताए थे? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। और मैंने आपको कहा भाई इसको आपको याद रखना है, ये मेजर आइटम्स याद करने में आपकी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ जब मैंने शेयर होल्डर फंड बताया तो मैंने आपको उसमें एक्रोनियम लिखवाया था, SRM, सर। ठीक है, और संपा में कोई एक्रोनियम नहीं था। नॉन करंट लायबिलिटी में मैंने लिखवाया था DOLL, डोल। और करंट लायबिलिटी में लिखवाया था TSS, टोस। नॉन करंट एसेट्स में मैंने लिखवाया था P4NDLO। और करंट एसेट में मैंने लिखवाया था सिट्सो। तो ये आपको बेसिकली याद रखना है, क्योंकि इसको जब अगर आप याद कर पाए तो आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फॉर्मेट में हमने ये देख लिया था कि ये किस तरीके से हेडिंग लिखी जाएंगी, क्या क्या इसमें कॉलम्स होंगे। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। एक छोटा सा इसमें पॉइंट है, देखिए लिखा है, एज पर द अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो इस अमेंडमेंट पे हमें कोई फोकस नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। हमारी न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपको जो भी मेजर हेडिंग्स में हेडिंग दी गई है उनको एज इट इज आप कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, चलिए। डिफरेंस बिटवीन कंपनीज बैलेंस शीट एंड फर्म्स बैलेंस शीट। अगर आपके पास कंपनी की बैलेंस शीट है और आपके आपके पास फर्म की बैलेंस शीट है तो उसमें क्या अंतर है, इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए, इसके बारे में जरूर समझना चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो है आपका फॉर्मेट्स एंड कंटेंट्स का। तो कंपनी की बैलेंस शीट के अगर फॉर्मेट और कंटेंट की बात करूं तो वो शेड्यूल थर्ड पार्ट वन में डिफाइन किया गया है। जबकि फर्म की बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो उसके लिए कोई स्टैट्यूटरी फॉर्मेट या प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट नहीं है अवेलेबल। तो इसमें हम जैसे मर्जी एसेट्स और लायबिलिटीज को put कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्मेट हमें दिया गया है वो कैसा दिया गया है कंपनी का? वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल फॉर्म और हॉरिजॉन्टल फॉर्म। तो कंपनीज बैलेंस शीट इज इन prepared in vertical form, whereas balance sheet of the firm is to be prepared generally in horizontal form. फिर फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर की अगर बात करें तो कंपनी की बैलेंस शीट में दोनों ईयर्स के फिगर लेके चलेंगे, करंट ईयर के भी और प्रीवियस ईयर के भी। यानी फिगर, प्रीवियस फिगर मस्ट बी प्रेजेंटेड अगेंस्ट द करंट ईयर फिगर। जबकि इसमें केवल प्रीवियस ईयर आर नॉट रिक्वायर्ड, प्रीवियस ईयर को हमें जरूरत नहीं होती बैलेंस शीट में दिखाने की, केवल और केवल करंट ईयर के डाटा को ही हम इसमें शो करके चलते हैं। ऑर्डर ऑफ परमानेंस और लिक्विडिटी। तो कंपनीज बैलेंस शीट जनरली किस ऑर्डर में बनाई जाती है? परमानेंस ऑर्डर में।
ऊपर हमारे पास क्या होती है, परमानेंट एसेट्स, परमानेंट लाइबिलिटीज, और नीचे क्या होती है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। फर्म की बैलेंस शीट बनाई जा सकती है परमानेंट ऑर्डर में भी और लिक्विडिटी ऑर्डर में भी। ये परमानेंट ऑर्डर और लिक्विडिटी ऑर्डर क्या है सर, इसके बारे में समझ नहीं आया, बताइए जरा। देखिए परमानेंट ऑर्डर का मतलब होता है जब आप ऊपर लेकर चलते हैं क्या, नॉन करंट एसेट्स, और नीचे लिखते हैं क्या, करंट एसेट्स, और लाइबिलिटीज में क्या लिखते हैं, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, और देन उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज। तो इसको बोलते हैं परमानेंट ऑर्डर। और यही ऑर्डर अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, पहले करंट लाइबिलिटीज, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर शेयर होल्डर फंड, फिर हमारे पास करंट एसेट्स, फिर नॉन करंट एसेट्स, तो इसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। ये परमानेंट ऑर्डर है और ये लिक्विडिटी ऑर्डर है। आपको सो समझ में आया होगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट हमें दिए गए हैं, इन पर हमें नजर डालनी है। जो सीबीएसई सर्कुलर नंबर 43 डेटेड 2 जुलाई 2013 है, उसके अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी एग्जामिन्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। इट मींस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मींस प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट, प्रैक्टिकल के व्यू पॉइंट से अगर हम बात करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे, तो उस कंडीशन में हमें इन हेडिंग्स के बारे में नहीं सोचना है। अदरवाइज इस चैप्टर के लिए ये हेडिंग सभी इंपॉर्टेंट है और आपके पास क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। कौन कौन सी हेडिंग्स है जो हमें प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से नहीं देखनी, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, बताइए ये क्या है, ये मेजर हेडिंग है या सब हेडिंग है, आपको ये बताना है, ये मेजर हेडिंग है या सब हेडिंग है, इसके बारे में आपने चर्चा करनी है। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स हमारी एक सब हेडिंग है। किसकी सब हेडिंग है, शेयर होल्डर फंड की। शेयर एप्लीकेशन में डिपेंडिंग अलॉटमेंट क्या है, हमारी एक मेजर हेडिंग है, इसको भी हमें डिस्कस नहीं करना है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज को हमें डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को हमें डिस्कस नहीं करना है। कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स के बारे में हमें कोई डिस्कशन नहीं करना है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को नहीं देखना है। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। बैंक डिपॉजिट यदि 12 महीने से मोर देन 12 मंथ्स मेच्योरिटी है तो उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये सारी चीजें जब भी हम रेशो, कॉमन साइज या कंपैरेटिव का चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो उनमें इसके बारे में हम कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दिस सर्कुलर क्लैरिफाइज दैट क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग रेशियोज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स will not have these items in the examinations, and however their presentation in the balance sheet as per schedule third of company act 2013 can be examined। लेकिन आपको इस बात के ऊपर पूरा फोकस करना है कि भाई ये आइटम्स को हम एग्जामिनेशन में किन किन चैप्टर्स के लिए डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल नॉट डिस्कस, या these item will not be discussed in these chapters, comparative statements में, कॉमन साइज में, अकाउंटिंग रेशियोज में और कैश फ्लोज में। लेकिन however लेकिन these presentation in the balance sheet as per schedule third of company act 2013 can be examined। इसको हमें जरूर समझना है, इसको हमें जरूर याद रखना, क्योंकि इस चैप्टर में इनके बारे में हमसे पूछा जा सकता है। जर्नल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कुछ, जर्नल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कुछ, किसके लिए, हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट्स, कि बैलेंस शीट बनाई कैसे जाए। तो सबसे पहले बात आपको ये ध्यान रखनी है कि एक एसेट सेल बी क्लासिफाइड एज करंट और नॉन करंट, ये किस पे डिपेंड करता है। इस बात को समझने के लिए आप मेरे साथ चलिए, मैं एक छोटा सा टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए आपको ये पता ही है, किसी भी बिजनेस के अंदर अगर हमें उसे ऑपरेट करना है, अगर वो बिजनेस हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी किसकी, रॉ मटेरियल की। और रॉ मटेरियल से पहले भी हमें क्या चाहिए होगा, कैश या बैंक बैलेंस, ठीक है, कैश या बैंक बैलेंस। और कैश और बैंक बैलेंस से हम क्या परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। रॉ मटेरियल से हम कहाँ जाएंगे, उसको प्रोसेस में ले जाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस होगा उसके ऊपर, एंड देयर आफ्टर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के बाद हम उसको कहाँ ले जाएंगे, सेल्स करेंगे। क्या करेंगे, उसको सेल्स करेंगे। अब सेल्स दो तरीके से की जा सकती है, या तो आप उसको नगद में सामान बेचेंगे या किसी को आप उधार में सामान बेचेंगे। लेकिन नगद में सामान बेचेंगे तो यहाँ से ही हमारा प्रोसेस जो है
वापिस अगेन स्टार्ट हो जाएगा और हम दोबारा से कैश के पास पहुंच जाएंगे, और कैश से फिर हमारा क्या करना शुरू कर देंगे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, वेस्ट गुड्स, और फिर से उसकी सेल करेंगे। लेकिन अगर आप उधार में सामान बेचते हैं तो उधार में सामान किसको बेचेंगे, आप डेटर्स को बेचेंगे। ठीक है, और डेटर्स को जब उधार सामान बेचेंगे तो एक निश्चित टाइम पीरियड उसको लिए दिया जाएगा, और उसके बाद उससे क्या करोगे, आप कलेक्शन करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, कलेक्शन करोगे आफ्टर द क्रेडिट पीरियड गिवन, आफ्टर द क्रेडिट पीरियड गिवन, जो आपने उसको उधार का समय दिया है कि भाई इतने महीने बाद आप पैसे दे दें, उसके बाद आप उससे पैसा कलेक्ट करोगे, और वो फिर हमारा जो पैसा आएगा, देन दैट अमाउंट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, और हम दोबारा से कहाँ पहुंच जाएंगे, कैश सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे, कैश सिचुएशन में। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, कैश। तो ये जो इस तरीके से जो प्रोसेस चल रही है, इस प्रोसेस में जो समय लग रहा है उस समय को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ठीक है, उस समय को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। OCP शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, OCP, या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ठीक है, अब जैसे सपोज करिए जो कैश था मेरे पास, उससे हमने जब रॉ मटेरियल खरीदा तो रॉ मटेरियल को खरीदने में, इकट्ठा करने में मुझे 1 महीना लग गया। ठीक है, देन उसको हमने वर्क इन प्रोग्रेस में रखा, तो वर्क इन प्रोग्रेस में रखा तो उस दौरान हमारे पास वो 2 महीने वर्क इन प्रोग्रेस में रहा। फिर उसको हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको स्टोरेज में रखा 4 महीने के लिए। देन हमने उसकी सेल की। अब अगर हम उसकी सेल कर रहे हैं इन कैश, ठीक है, तो कैश हमारा इमीडिएटली कन्वर्ट हो रहा है, गुड्स हमारी कैश में इमीडिएटली कन्वर्ट हो रही है। तो उस कंडीशन में जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हुआ तो कितने महीने का हुआ, 4 + 2 + 1, 7 मंथ्स का। ठीक है, अगर हम कैश पॉलिसी को मतलब अडॉप्ट करते हैं तो। लेकिन अगर हमने उसको उधार में बेचा तो उधार में बिकने के बाद डेटर्स उसका पैसा हमें 4 महीने में देगा या 5 महीने में देगा, तो उसका हमारा जो कलेक्शन अमाउंट होगा वो 4 महीने बाद हो रहा है, और फिर अगेन हम उसको कैश तक लेकर आ रहे हैं, तो उसमें उधार की पॉलिसी में 4 महीने हमारे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल 11 मंथ का हमारा ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हो जाएगा। अब ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कम से कम 12 महीने का होता है। ठीक है, कम से कम कितने महीने का होता है, 12 महीने का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि भाई हमारी करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी है, या कोई आइटम, कोई आइटम हमारा नॉन करंट एसेट्स या नॉन करंट लायबिलिटी में जो ना आता है। इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और देखिए कोई भी एसेट्स हम क्लासिफाई करते हैं कि वो करंट है या करंट नहीं है, तो उसके लिए 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन और इंटेंडेड फॉर सेल और कंजम्पशन इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। सॉरी। तो मैंने अभी आपको ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में समझाया, तो उस ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान यदि कोई कंपनी किसी एसेट्स को बेच पाती है या कंज्यूम कर पाती है तो उसे हम करंट एसेट्स की कैटेगरी में डालते हैं। या फिर इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड, या उसको हमने किस पर्पज के लिए रखा हो, ट्रेड करने के पर्पज से रखा हो। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन द 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, यानी जिस तारीख को पार्टिकुलरली एसेट्स खरीदी गई है या लायबिलिटी क्रिएट हुई है, तो उससे ठीक 12 महीने तक वो कैश में या तो कन्वर्टेबल हो या फिर उसका कैश में पेमेंट हो, तो उसे हम करंट की कैटेगरी में रखेंगे। फिलहाल हम करंट एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, एसेट्स का क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं। तो ये जो तीनों बातें हैं वो किसको डिफाइन करेंगी, करंट एसेट्स के बारे में। ऑल अदर एसेट्स शैल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट्स, इसके अलावा जितनी भी एसेट्स होंगी वो सब क्या मानी जाएंगी, नॉन करंट मानी जाएंगी। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है एक्चुअल में, इट इज अ टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन द कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, सॉरी, वेयर द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। तो उस कंडीशन में हमेशा नॉर्मली कितने महीने का मानते हैं, 12 महीने का मानते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम ये डिफाइन करते हैं कि कोई लाइबिलिटी करंट है या नहीं है, तो उसके लिए भी हमें क्या समझना होता है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कंपनी का जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है उसके दौरान हमें इसे क्या करना है, पेड करना है, या वो पेमेंट हो जाए
इट हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेड, या इसको ट्रेड करने के पर्पज से रखा गया हो, या इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन द 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, यानी जिस दिन वो लायबिलिटी क्रिएट हुई है तो उसके 12 महीने के अंदर अंदर हमें उसकी पेमेंट कर देनी चाहिए। तो उसे हम सबको, उन सबको हम किसके नाम से बुलाएंगे, करंट लायबिलिटीज के नाम से बुलाएंगे। और बाकी इसके अलावा जो भी रह जाएंगी क्या कहलाएंगी, नॉन करंट एसेट्स कहलाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास नो डेबिट बैलेंस। नो डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अलोंग विद एसेट्स। अब आपको याद होगा कि आप जब पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे या सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे इन हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, तो यहाँ पर आप लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस ऑन एसेट साइड। ठीक है, ऑन एसेट साइड। जब आप इसको किस फॉर्मेट में बनाते थे, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाते थे। लेकिन जब कंपनी के लिए बनाया जाएगा, कंपनी के लिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने पढ़ ही लिया था कैसा होता है, दैट इज वर्टिकल फॉर्मेट। और वर्टिकल फॉर्मेट में एसेट साइड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का कोई प्लेस नहीं है। तो फिर ये कहाँ लिखा जाएगा, कहाँ पर दिखाया जाएगा। तो एन इम्पोर्टेंट चेंज इन द शेड्यूल थर्ड ऑफ इज एलिमिनेशन ऑफ डेबिट बैलेंस of profit and loss statement from the assets. It is now to be presented as a negative balance, as a negative balance within the reserves and surplus। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव बैलेंस के तौर पे, यानी इसको हम रिजर्व एंड सरप्लस से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, शेड्यूल थर्ड, फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैलेंस शीट से रिलेटेड, शेड्यूल थर्ड हैज एलिमिनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूल्स। ठीक है, इसने शेड्यूल्स के कॉन्सेप्ट को हटा दिया है। henceforth such information is to be furnished in the terms of notes to accounts। तो हम शेड्यूल की जगह क्या यूज करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स यूज करते हैं। शेड्यूल थर्ड requires that on the face of the balance sheet and statement of profit and loss only one amount shall be shown against each item। ठीक है, हर एक पार्टिकुलर जो हेडिंग होती है उसके सामने हम केवल एक ही अमाउंट को शो करेंगे। एक ही अमाउंट को शो करने का क्या मतलब है, समझिए जरा। मान लीजिए आपके पास जो है शेयर होल्डर्स फंड है। ठीक है, शेयर होल्डर फंड है, उसमें मैंने आपको बताया था कि तीन सब हेडिंग्स होती हैं, दैट इज SRM। अब जो एस है उसमें हम क्या क्या शामिल करते हैं, उसमें हम शामिल करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इन दोनों को यहाँ पर इंडिविजुअली शो करने की बजाय इनका इकट्ठा बैलेंस जो होगा, सिंगल अमाउंट, दैट सिंगल अमाउंट इज टू बी शोन। Schedule 3 requires that on the face of the balance sheet and statement of P&L, only one amount shall be shown against each item and details of that item shall be given in notes relating to the item। तो जो इनके बारे में डिटेल है वो अलग से नोट्स टू अकाउंट्स में शो करके चलेंगे। ठीक है, अलग से दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, शेयर कैपिटल विल बी शोन एज वन अमाउंट ऑफ द फेस ऑफ द बैलेंस शीट, राइटिंग नोट नंबर 1, that is details of share capital will be given in the notes to accounts under note number 1। तो ये मैंने आपको अभी एग्जांपल देके बताया, उस तरीके से आप इसको करेंगे। ठीक है, सातवां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, दैट इज एज पर शेड्यूल थर्ड, दैट इज एज पर शेड्यूल थर्ड, if a balance sheet, schedule third, if a balance sheet is prepared for example 31 मार्च 2024, then date of balance sheet will be stated as at 31 मार्च। क्या स्टेट करेंगे उसको, एज एट 31 मार्च 2024, नोट एज ऑन। ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है जो मैं आपको बता रहा था पीछे डिफरेंस में भी। एंड दिस इज बिकॉज द वर्ड ऑन रेफर्स टू द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द डे consisting of 24 hours, whereas word at refers to a particular point of time। So since the balance sheet is prepared to depict the financial position of the enterprise at particular point of time, at the end of the day's business hours, the word at should be used instead of as on। ये रिकमेंडेड है, आपको लीगली फॉर्म में इसको याद रखना है कि भाई एज एट लिखा जाएगा, बैलेंस शीट बनाने के लिए एज ऑन नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस किए रिगार्डिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट। जनरल इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ी, इससे पहले हमने फॉर्मेट के बारे में पढ़ लिया था। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे अबाउट द इक्विटीज एंड
लाइबिलिटीज के बारे में। ठीक है, टिल देन आप इसको रिवाइज करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आपका है तो वो आप मुझसे साझा कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9671925624, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। प्लीज क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यदि आप लगता है कि आपका कोई फ्रेंड दोस्त ऐसा है जिसको इससे काफी बेनिफिट मिल सकता है तो उसके साथ इसको जरूर शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।